बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा काइत और आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन का ओवरऑल फॉर्मेट डिस्कस करना है। देखिए, जैसे जैसे हमारा ये टैक्सेशन का कोर्स आगे बढ़ेगा तो वक्त के साथ साथ हम 5 वेट्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, पर्सन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, टैक्सियर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, टैक्स की डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट तरह की टैक्स रिजीम्स की बात करूंगा। नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होता है। फिर डिफरेंट तरह के एग्जेम्पशंस और कंसेशंस को कवर करेंगे जिसमें हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स भी होंगे, सेकंड शेड्यूल की भी कुछ चीजें आ रही होंगी और ओवरऑल हम इस टैक्स के कोर्स को वक्त के साथ साथ ब्रेक बाय ब्रेक कवर कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल इनकम टैक्स की कंपटीशन का एक फॉर्मेट डिस्कस करने लगे हैं। जब एक टैक्स ईयर के एंड होने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न एफबीआर को सबमिट करता है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न एफबीआर के एक पोर्टल पे सबमिट किया जाता है। उसका एक मैकेनिकल फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट किया है और ये फॉर्मेट हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस फॉर्मेट की डिस्कशन में पहले क्लास में क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से कि एक तो आपको ये समझ आएगा कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग एक्चुअली एफबीआर को की जाती है वो किस तरह से उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही होती है। साथ साथ ये कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट आपको इनकम टैक्स के कोर्स का एक ओवरऑल रोड मैप भी बता रहा होगा। यानी जिस सीक्वेंस में इस कंपटीशन में चीजें आ रही है उसी सीक्वेंस में हमारा कोर्स भी आगे चलेगा। तो इस कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम एक टैक्स पेयर की पूरे साल की इनकम को पांच में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करेंगे। एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो भी नॉर्मल टैक्स रिजीम या मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम अर्न करेगा उसे हम पांच में से किसी एक टैक्स हेड में, एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करेंगे। इट कैन बी आइदर सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, इस कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट को डिस्कस करते हुए मैं कुछ लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम एंड फाइनल टैक्स रिजीम। तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम का लफ्ज मैं इस लेक्चर में डिस्कस तो कर रहा हूं, लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट है, टैक्स रिजीम किसे कहते हैं और नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम, इन तीनों रिजीम्स में क्या फर्क है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। अभी सिर्फ हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का ओवरऑल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। तो एक टैक्स पेयर पूरे साल में नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम में जो भी इनकम अर्न करता है उसे हम पांच में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी आइदर सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, जब आप 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करते हो तो 5 हेड्स ऑफ इनकम की कैलकुलेशन में हर हेड ऑफ इनकम में हम दो चीजें कंसिडर करते हैं। नंबर वन, अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड। नंबर वन, अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड लेस अलाउबल डिडक्शंस इफ एनी। यानी कि हर हेड की इनकम इन दो चीजों का डिफरेंशियल कैलकुलेट की जाएगी। अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड का मतलब है कि आपके हेड ऑफ इनकम में कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस से जो मैं सेल्स या रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ वो सेल्स या रेवेन्यू मेरा अमाउंट चार्जेबल है। और उस सेल्स और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी मैं बिजनेस के एक्सपेंस कर रहा हूँ, मैं इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, मैं ऑफिस एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँ, मैं एडमिन एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँ, ये सारे एक्सपेंसेस जो मैं अपनी सेल्स और रेवेन्यू से माइनस करता हूँ इसे हम अलाउबल डिडक्शंस का नाम देते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहा हूँ तो रेंटल इनकम मेरे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट चार्जेबल है। और इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में मुझे जो जो एक्सपेंसेस, जो जो डिडक्शंस माइनस करने की इजाजत दी गई है उसे हम अलाउबल डिडक्शन कह रहे होंगे। तो हर हेड ऑफ इनकम बेसिकली दो चीजों का डिफरेंशियल होगा। नंबर वन, अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड, कि आपके रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है, लेस अलाउबल डिडक्शंस, कि हर हेड ऑफ इनकम में हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने की इजाजत दी गई है। जब आप अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शन माइनस करोगे तो अगर तो अमाउंट चार्जेबल अलाउबल डिडक्शन से ज्यादा है तो आपके पास रेलेवेंट हेड में इनकम जनरेट हो रही होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल किसी हेड की इनकम जनरेट करने के लिए, किसी हेड की इनकम ड्राइव करने के लिए आपने एक्सपेंसेस ज्यादा किए हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकर किए हो, लेकिन इनकम कम जनरेट की हो। इस केस में आपके पास रेलेवेंट हेड में लॉस अराइज हो रहा होगा और फिर लॉसेस की एडजस्टमेंट से पर्टेनिंग भी हम एक सेपरेट चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेट्स से कि 100 रुपए की सेल्स है और 120 का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है, 120 रुपए का एक्सपेंसेस आ जाता है, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में 20 रुपए का लॉस आ रहा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, हमारे टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा। हमारे टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा कि जब किसी भी हेड ऑफ इनकम की अलाउबल डिडक्शंस उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। पूरे इनकम टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा जब किसी हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंसेस उस हेड ऑफ इनकम की इनकम से एक्सीड कर जाए तो हमारे पास उस हेड में लॉस आ रहा होगा और किसी वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लॉस अराइज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक टैक्स पेयर की पूरे साल की इनकम को पांच में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करना है।
इट कैन बी अदर सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम, यानी वो इनकम जो कि लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, यानी कि वो इनकम जो कि लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जिसके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम, पाकिस्तान टैक्स लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जांपल है एग्जेम्प्ट इनकम की। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंडक्ट करके कोई इनकम कमाते हो तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बनेगा उसे हम नाम देंगे टोटल इनकम का। हमारे पास जो टर्म बनेगा उसे हम नाम देंगे टोटल इनकम का। टोटल इनकम की सिंपल सी डेफिनेशन भी है, टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपने तीन चीजें टोटल इनकम से माइनस करनी है। टोटल इनकम की कंप्यूटेशन के बाद हम तीन चीजें टोटल इनकम से माइनस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम माइनस करेंगे एग्जाम इनकम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस किया एग्जेम्प्ट इनकम। सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या ये वही एग्जेम्प्ट इनकम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था? द आंसर इज यस। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम में ऐड किया था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इनकम, अगले ही स्टेप में इस एग्जेम्प्ट इनकम को हम माइनस कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जब टोटल इनकम से इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस ही करना था, एक्सक्लूड ही करना था, तो फिर ऐड ही क्यों किया? देखा, एक चीज देखें, एक चीज है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, एक चीज है डिक्लेरेशन ऑफ इनकम, एक चीज है डॉक्यूमेंटेशन। लॉ मेकर ने कुछ इनकम के ऊपर टैक्सेस रखे हुए, कुछ इनकम को लॉ ने एग्जेम भी बनाया है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी सारी इनकम रिपोर्ट जरूर करनी है। अगर मैं किसी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा हूं तो वो भी मैं रिपोर्ट करूंगा, और अगर एक इनकम लॉ के तहत एग्जेम्प्ट है तो वो भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करनी है, ताकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो चीज आ जाए। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसमें हम एग्जाम इनकम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल इनकम बनेगा। टोटल इनकम से हम एग्जाम इनकम माइनस कर देंगे। दूसरी चीज जो आप माइनस करोगे दैट वुड बी डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मल्टीपल शेड्यूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से बड़ा ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है सेकंड शेड्यूल, जो कि बेसिकली टैक्स पेयर के फायदे का शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल का टाइटल है एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस। लॉ मेकर को जब भी एक टैक्स पेयर को कोई फायदा देना होगा तो उसका जिक्र आप लोगों को सेकंड शेड्यूल में मिल रहा होगा। अब सेकंड शेड्यूल की चार पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 इज द एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। पार्ट 1 इज द एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। तो जो चीजें सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 यानी कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम में आ रही है, इसे आप टोटल इनकम से अगले स्टेप में माइनस कर रहे होंगे एज अ डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ आपने एग्जाम इनकम ऐड किया फिर एग्जाम इनकम लेस कर दिया, और ये जो डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल लिखा है, इसका भी नाम क्या था? डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल का भी नाम था एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। तो ये दोनों ही तो एग्जाम्ड इनकम है, ये दोनों ही तो एग्जाम्ड इनकम है। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए लॉ में ना डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट तरह से प्लेस किया गया है। कुछ एग्जाम्ड इनकम ऐसी है, कुछ इनकम एग्जाम्ड ऐसी है जो कि लॉ ने डिफरेंट सेक्शंस में एग्जाम्पशन प्रोवाइड किए है। फॉर एग्जांपल के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो लॉ के तहत एग्जाम्प्ट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 41 ये कहता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन सेकंड शेड्यूल में भी कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो आपकी इनकम 10 साल के लिए 20 साल के लिए एग्जाम्प्ट है। ये सारी बातें हमें सेकंड शेड्यूल में मिल रही होगी, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में मिल रही होगी। तो लॉ मेकर ने कुछ इनकम्स को एग्जाम्प्ट बनाया है अंडर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और लॉ मेकर ने इसके अलावा एग्जाम्पशंस हमें प्रोवाइड किए सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में। तो एग्जाम्प्ट इनकम हम यहाँ ऐड कर रहे होंगे, एग्जाम्प्ट इनकम को यहाँ पे हम लेस भी कर देंगे। और इसके अलावा अगर कोई और डिडक्शंस है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 की, तो फिर वो भी हम टोटल इनकम से माइनस कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ चीज ऐसी हैं जो आपकी इनकम है और एग्जाम्प्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी इनकम है यानी कि आपकी इनफ्लोज है, और फिर वो एग्जाम्प्ट है। तो यानी कि अगर आपने कोई इनकम कमाई जो कि एग्जाम्प्ट है, तो वो एग्जाम्प्ट इनकम के नाम से यहाँ पहले प्रेजेंट हो रही होगी, फिर एग्जाम्प्ट इनकम के नाम से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपके इन्फ्लोज नहीं है, बस आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाए। फॉर एग्जांपल कि सेकंड शेड्यूल में एक बात लिखी हो कि भाई अगर आपने डैम फंड में, आपने प्राइम मिनिस्टर डैम फंड में कोई अमाउंट डोनेट किया, तो इसकी आपको टोटल इनकम से डिडक्शन मिल जाएगी।
अब अगर मैंने डैम फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया तो मेरे पास इसके अगेंस्ट कोई इनकम तो नहीं है ना, ये तो मेरा आउटफ्लो है, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर है। तो फिर डैम फंड में जो अमाउंट मैंने कंट्रीब्यूट किया वो एग्जाम्ड इनकम के नाम से नहीं, बल्कि मैं डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के नाम से यहाँ पे माइनस कर रहा हूँगा। तो जो इनकम है और एग्जाम्प्ट है उसे हम पहले ऐड करेंगे फिर लेस कर देंगे, और जो इनकम नहीं है बस डिडक्शन अलाउड है उसे हम डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल के नाम से यहाँ पे माइनस कर रहे होंगे। तीसरी चीज हमारी टोटल इनकम से माइनस होगी डिडक्टेबल अलाउंस। तीसरी चीज हमारी टोटल इनकम से माइनस होगी डिडक्टेबल अलाउंस। अब देखें, हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त, हेड्स ऑफ इनकम मैंने कैलकुलेट करते वक्त आपको बताया कि आपको हर हेड ऑफ इनकम में अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करना है। आपने हर हेड ऑफ इनकम में अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करना है। अलाउबल डिडक्शंस का मतलब है कि एक हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप जो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो उसे हम अलाउबल डिडक्शंस कहते हैं। टोटल इनकम से जो तीसरा कंपोनेंट मैंने माइनस किया है, दिस इज नॉट अलाउबल डिडक्शन, दिस इज डिडक्टेबल अलाउंस, दिस इज कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज है सर? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी टोटल इनकम से माइनस करते हो जिसे हम डिडक्टेबल अलाउंस का नाम देंगे। कौन कौन सी है सर? हमारे पास आज की तारीख में टैक्स लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। नंबर 1 जकात, नंबर 2 वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर 3 वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड नंबर 4 एजुकेशनल एक्सपेंस। आज की तारीख में हमारे पास 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं जिससे हम अपनी टोटल इनकम से रिड्यूस कर रहे होंगे। जकात, बेसिकली जकात अंडर द जकात इनिशियल ऑर्डिनेंस, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। अगर इन 4 रेलिवेंट सेक्शन के तहत हमने कोई डिडक्टेबल अलाउंस पे किया, इनकर किया, इससे हम अपनी टोटल इनकम से माइनस कर रहे होंगे। देखिए इस प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा कंपैरिजन बनाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलाउबल डिडक्शंस एंड डिडक्टेबल अलाउंस। अलाउबल डिडक्शन बेसिकली वो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंडिचर है जो आप हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करते वक्त माइनस करोगे। तो अलाउबल डिडक्शंस आर बेसिकली रिडक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम, और डिडक्टेबल अलाउंस वो चीजें हैं जो कि आपकी टोटल इनकम को कम करेंगी। तो डिडक्टेबल अलाउंस आर रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। सर मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपके टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा। टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा जब हमारे पास किसी हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से बढ़ जाए। इसके अलावा किसी और रीजन से टैक्स में लॉस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि अलाउबल डिडक्शन कैन क्रिएट लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम, अलाउबल डिडक्शन कैन क्रिएट लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम, बट डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट क्रिएट लॉस, बट डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट क्रिएट लॉस। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में मेरे पास सेल्स है 100 रुपए और मेरे पास एक्सपेंसेस है 120 रुपए, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में 20 रुपए का लॉस आ गया। लेकिन अगर हमारे पास लेट से कि टोटल इनकम अवेलेबल है 100 रुपए की, और ड्यूरिंग द ईयर आपने लेट से कि जकात पे कर दिया लेट से 120 रुपए, तो अगर टोटल इनकम आपकी 100 है और आपने 120 की जकात पे कर दी, अब जो आपका टैक्सेबल इनकम वर्कआउट होगी, ये टैक्सेबल इनकम आपकी मैक्सिमम 0 होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। टैक्स लॉ में लॉस आने का एक ही रीजन होगा जब किसी हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो। अगर टोटल इनकम का नंबर डिडक्टेबल अलाउंस से कम है या डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से ज्यादा है, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम को मैक्सिमम 0 कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। तो सेकंड डिफरेंस मैंने ये लिखा है कि अलाउबल डिडक्शन कैन क्रिएट लॉस अंडर अ हेड ऑफ इनकम, वेयर एज डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट क्रिएट लॉस। और तीसरा मैंने लिखा है अलाउबल डिडक्शन के केस में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर ईच हेड ऑफ इनकम, यानी हर हेड ऑफ इनकम में आपको अलाउबल डिडक्शन सेपरेटली कवर करवाए जाएंगे। कैपिटल गेन की डिडक्शंस अलग है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शंस अलग है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिडक्शंस अलग है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शंस अलग है। जबकि डिडक्टेबल अलाउंस जो कि आपकी टोटल इनकम को कम करेगा, ये आपके पास पूरे ऑर्डिनेंस में आज की तारीख में 4 मौजूद है: जकात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। तो वापस हम अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पर आए। तो सर हमने सबसे पहले 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हर हेड की अमाउंट चार्जेबल माइनस अलाउबल डिडक्शंस। फिर 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसमें एग्जाम्ड इनकम ऐड किया, तो हमारे पास बना टोटल इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जाम्ड इनकम। टोटल इनकम से हमने 3 चीजें माइनस की: एग्जाम्ड इनकम, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल एंड डिडक्टेबल अलाउंस। एग्जाम्ड इनकम वही जो हमने यहां थोड़ी देर पहले ऐड किया, इसके अलावा अगर कोई और डिडक्शन है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में तो वो माइनस करेंगे। तीसरा हम माइनस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस को, जो कि आज की तारीख में हमारे पास 4 है: जकात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंस।
सर ये चीजें माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा इसे हम नाम देंगे टैक्सेबल इनकम। ये चीज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा इसे हम नाम देंगे टैक्सेबल इनकम। यानी ये वो फाइनली इनकम आ गई, यानी ये वो फाइनल इनकम आ गई जिसपे आपने टैक्स रेट अप्लाई करना है और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। यानी ये फाइनली वो अमाउंट आ गया जिसपे आपने टैक्स रेट अप्लाई करना है और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। अब जब टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की बात आती है ना, जब टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की बात आती है तो हम टैक्सेबल इनकम को भी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। हम टैक्सेबल इनकम को भी दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक को हम नाम देते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक को हम नाम देते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और बाकी सबको हम नाम देंगे अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सर ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है? सर आपके टैक्स लॉ में कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई होता है। आपके टैक्स लॉ में कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनकी टैक्सेशन के लिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी के लिए लॉ मेकर ने स्पेशल यूनिक रेट प्रोवाइड कर रखा है। इनको मैं नाम दूंगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और बाकी सारी इनकम के ऊपर हमारा जनरल टैक्स रेट अप्लाई होगा। यानी कि बाकी सारी इनकम पे जनरल टैक्स रेट अप्लाई होगा। अगर हमारा टैक्स पेयर कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होगा, और अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल और यूपी है तो इस पे फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 के हिसाब से स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होंगे। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिसमें हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम स्पेशल रेट लगेगा, बाकी सारी इनकम के ऊपर हम जनरल रेट अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमने सिर्फ फॉर द कैलकुलेशन, ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक को नाम दिया सेपरेट ब्लॉक, एक को नाम दिया अदर देन सेपरेट ब्लॉक। कौन कौन से सेपरेट ब्लॉक है? अगेन ये सारी चीजें हम वक्त के साथ साथ कोर्स में अपने कवर करेंगे। These separate blocks are subject to special rates and following are the examples of separate block of income. Lump sum amount received on termination of employment, capital gain on securities, capital gain on immovable properties, income of controlled foreign company, that is income of CFC, and gain on disposal of asset outside Pakistan. ये कुछ आज की तारीख में 6 इनकम्स ऐसी हैं जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। यानी इन 6 इनकम की टैक्स, सॉरी 5 इनकम के लिए लॉ मेकर ने स्पेशल यूनिक रेट प्रोवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आएगा, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। यानी कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कंपनी के शेयर्स को सेल परचेज करके कोई गेन कमाता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे किसी कंपनी के शेयर्स को सेल परचेज करके कोई कैपिटल गेन कमाता हूँ, तो इस पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट या स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसके लिए लॉ मेकर ने स्पेशल रेट दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप कोई इमोल प्रॉपर्टी सेल परचेज करके इनकम कमाओ तो इस पे हमारा स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, बल्कि इनके लिए लॉ मेकर ने स्पेशल रेट प्रोवाइड किया है। तो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन के लिए हम टैक्सेबल इनकम को सेपरेट ब्लॉक और अदर देन सेपरेट ब्लॉक में तोड़ देंगे, बाइफरकेट कर देंगे। तो हमने अपनी कंप्यूटेशन के फॉर्मेट में क्या करा कि टैक्सेबल इनकम को सेपरेट ब्लॉक अलग कर दिया, अदर टैक्सेबल इनकम अलग कर दी। अब इसके बाद हम सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आ जाएगा। जो हमारी सेपरेट ब्लॉक की 5 इनकम्स हैं उसके ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ जाएगा। और जो हमारी अदर टैक्सेबल इनकम है इस पे हम जनरल रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स ऑन अदर देन सेपरेट ब्लॉक आ जाएगा। सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे स्पेशल रेट अप्लाई किया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर जनरल रेट अप्लाई किया, तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन अदर टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। इसे हम नाम देंगे टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। अगेन एनटीआर, एमटीआर या एफटीआर का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, बेसिकली टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक एंड टैक्स ऑन अदर देन सेपरेट ब्लॉक का टोटल। अब ये जो टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर आया इसे हम एक तरह से ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं। इसे हम एक तरह से ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं लॉ में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को भी कम करेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी टैक्स लॉ में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिड्यूस किया है रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अगेन सेकंड शेड्यूल का जिक्र इस इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 था हमारे पास रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो तो उसकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो सर्टेन परसेंटेज से रिड्यूस हो जाता है। ये बात सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में लिखी है। तो जो चीजें सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में है यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी, उसे हम अपनी एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी से यहां माइनस कर रहे होंगे। इसके बाद बारी आएगी हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स की। टैक्स क्रेडिट्स भी बेसिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही कम करते हैं। टैक्स क्रेडिट्स भी आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही कम करते हैं। बस टैक्स क्रेडिट्स और रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में फर्क यह है
कि जो चीजें हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी और उनका जिक्र सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में दिया हुआ है, उसे हमने यहां प्लॉट कर दिया। और इसके अलावा जो टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस में दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 61 में लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया तो आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये वाली बात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 61 में टैक्स क्रेडिट के नाम से लिखी हुई है। दोनों ही चीजें हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगी, बस एक रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल है और एक को हमने टैक्स क्रेडिट का नाम दिया। टैक्स क्रेडिट भी जब आप कवर करेंगे तो आपके लॉ में बहुत सारे टैक्स क्रेडिट्स हैं, इनको भी क्लेम करने की एक सीक्वेंस लॉ मेकर ने खुद बताई है। सबसे पहले हम क्लेम करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले हम क्लेम करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट और उसके बाद फिर हम क्लेम करते हैं ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट हम आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे कि अगर एक रेजिडेंट पर्सन कोई फॉरेन सोर्स इनकम कमाकर उस फॉरेन सोर्स इनकम पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करता है तो उस फॉरेन कंट्री के इनकम टैक्स के अगेंस्ट हमें पाकिस्तान में एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाता है। तो टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स में हमारे पास 7-8 सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया तो इसका टैक्स क्रेडिट है, और भी 10 तरह के टैक्स क्रेडिट्स हैं जो हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल माइनस करने के बाद टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम दैट इज नेट, यानी कि नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब इसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम, टैक्स लायबिलिटी अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। ये बेसिकली आपके टैक्स लॉ में हम रिजीम्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि 3 तरह के रिजीम्स हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अलावा जो मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम है, इनकी टैक्स कैलकुलेट करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। उन चीजों की टैक्स लायबिलिटी को हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। जो इनकम्स मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होंगी, उनकी टैक्सेस को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास फाइनली टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। यानी कि ये वो बर्डन है जो अल्टीमेटली आपने गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करना है। ये वो टैक्स बर्डन है जो कि अंडर द इनकम टैक्स लॉ आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी से लास्ट में हम माइनस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस। जैसा कि हमने विदहोल्डिंग के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि आप पूरे साल में कुछ ना कुछ विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में दे रहे होते हो। इसी तरह से कॉन्सेप्ट है क्वार्टरली एडवांस टैक्स का कि आपने हर क्वार्टर पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एडवांस टैक्स देना होता है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी के से टोटल टैक्स लायबिलिटी से आप माइनस करोगे कि कितना टैक्स आप विदहोल्ड करवा चुके हो या कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर दिया है, तो हमारे पास फाइनली टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर आ जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम की नेट ऑफ टैक्स रिलेटेड लायबिलिटी, मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी, तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, यानी कि टोटल बर्डन अंडर द टोटल इनकम टैक्स लॉ। इससे हम माइनस करेंगे विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस, तो हमारे पास फाइनली टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर आ जाएगा कि इतना टैक्स अल्टीमेटली आपने गवर्नमेंट को पे करना है, या अगर आपने ज्यादा विदहोल्डिंग सफर कर ली है, ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो आपका गवर्नमेंट की तरफ रिफंडेबल भी निकल सकता है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इस टैक्सेशन के कोर्स का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है ना, उसमें हमने कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट डिस्कस किया है। एक ये लेक्चर और इससे एक अगला लेक्चर जो कि टैक्स रिजीम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा, ये आपके पूरे टैक्सेशन के कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिकली एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करते हैं। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का आपको एक मैप प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काम किस तरह से करता है, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है, और हमने इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कोर्स को किस तरह से किस सीक्वेंस में लेकर चलना है। जिस तरह से हमारे पास इस कंपटीशन में चीजें आ रही है ना, मोर और लेस हमारी कवरेज भी इसी सीक्वेंस में होंगी। पहले हम 5 इयर्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लॉसेस के रूल्स देखेंगे, फिर हम टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह को देखेंगे, फिर हम टैक्स क्रेडिट्स को कवर करेंगे, फिर हम फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम की बात करेंगे, और अल्टीमेटली फिर हमारे पास ओवरऑल टैक्स कंप्यूटेशन का फॉर्मेट कंप्लीट होगा। आपके एग्जाम में इनकम टैक्स के क्वेश्चन में अगर लेट्स से के 40-50 मार्क्स न्यूमेरिकली टेस्ट होते हैं या कोई इस तरह की केस सिनेरियो टेस्ट होते हैं, तो उस पे जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का सवाल होगा वो मोर और लेस इसी फॉर्मेट पे चलेगा। अब ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट डिस्कस किया है, 90% केसेस में तो ये फॉर्मेट ही अप्लाई हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमें फॉर्मेट का थोड़ा बहुत ऑल्टर करना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में हम इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होंगे। पहले 5 ईयर्स की इनकम कैलकुलेट की, फिर उसमें एग्जाम्ड इनकम ऐड किया तो टोटल इनकम बना। टोटल इनकम से हमने एग्जाम्ड इनकम, डिडक्शन एट पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम बना। टैक्सेबल इनकम को सेपरेट ब्लॉक अदर देन सेपरेट ब्लॉक में बाइफरकेट किया। सेपरेट ब्लॉक पे स्पेशल रेट लगाया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक पे जनरल रेट लगाया, तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम आ गया। इसके बाद रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल माइनस किया, टैक्स क्रेडिट्स माइनस किया, तो हमारे पास
नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम यानी कि नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट आ गया। लास्ट में हमने फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स का टैक्स लायबिलिटी ऐड किया तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई, और फिर हमने विदहोल्डिंग टैक्सेस एडवांस टैक्सेस को माइनस किया तो हमारे पास टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर बन जाएगा। तो आई होप कि ये ओवरऑल टैक्स कंपटीशन का फॉर्मेट आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। एक और छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने जो ये कंपटीशन का फॉर्मेट कवर किया, इस फॉर्मेट को हम थोड़ा सा अगर और जॉट डाउन या और पोस्टमार्टम करें कि इस फॉर्मेट से हमने क्या बातें सीखी, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इनकम को रिड्यूस कर सकती है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी को अगर आपने उस फॉर्मेट को सही से समझाना, तो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है। बेसिकली तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती है। नंबर वन, रिडक्शन एट अ पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में जो हमारे पास रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। नंबर टू, टैक्स क्रेडिट्स। हमारे पास टैक्स लॉ में जो डिफरेंट तरह के टैक्स क्रेडिट्स है, फॉर एग्जांपल फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल डोनेशन के टैक्स क्रेडिट्स है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। एंड नंबर थ्री, विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। नंबर थ्री, विदहोल्डिंग टैक्स एंड एडवांस टैक्स। जो टैक्स आपने एडवांस में विदहोल्ड करवा लिया या एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये भी अल्टीमेटली आपके टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही होगी। तो इन तीनों रिडक्शन एंड टैक्स लायबिलिटी को मैं देखूं ना, तो बेसिकली ये दो चीजें ये दो चीजें हमारे लिए एक तरह से कंसेशन है। ये दो चीजें हमारे लिए एक तरह से टैक्स कंसेशन है। यानी कि अगर सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 किसी चीज में आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा है, या लॉ मेकर आपको टैक्स क्रेडिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉ मेकर ने आपका टैक्स बर्डन ही कम कर दिया। लॉ मेकर ने आपका टैक्स बर्डन ही कम कर दिया। लेकिन ये जो विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स है ना, दीज आर बेसिकली एडवांस डिस्चार्ज ऑफ टैक्स। दीज आर बेसिकली एडवांस डिस्चार्ज ऑफ टैक्स, कि आपने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग से पहले ही विदहोल्डिंग की फॉर्म में या क्वार्टरली एडवांस टैक्स की बद में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो ये तीनों चीजें टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगी, लेकिन इनका नेचर अलग है। रिडक्शन एट पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल टैक्स क्रेडिट्स आपके टैक्स बर्डन को कम कर रही है, और विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स आपकी टैक्स बर्डन को कम नहीं कर रही, बस वो टैक्स बर्डन आपने एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इनकम को कम कर सकती हैं। तो सर, एक तो आपने अलाउबल डिडक्शंस देखे हैं, कि हर हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे ये हमारी इनकम को कम करेंगे। एक और चीज दैट इज कॉल्ड लॉसेस। हमें मालूम है कि टैक्स लॉ में जब हमारे पास किसी हेड में लॉस आ जाए, तो उस लॉसेस के हवाले से डिफरेंट प्रोविजंस अवेलेबल है, कि आप एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लैप्स हो जाएगा। डिफरेंट तरह के लॉसेस के प्रोविजन है जो कि हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। तो अगर हमारे पास एक हेड में लॉस है, तो वो लॉस दूसरे हेड की इनकम को भी एट टाइम्स रिड्यूस कर देता है। तो सेट ऑफ लॉसेस इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ इनकम। इसी तरीके से हमने कंपटीशन में देखा कि रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस, ये दो चीजें भी ऐसी हैं जो कि आपकी इनकम को कम कर रही होती है। बेसिकली अलाउबल डिडक्शंस और सेट ऑफ लॉसेस हमारी हेड ऑफ इनकम को रिड्यूस करता है। अलाउबल डिडक्शंस और सेट ऑफ लॉसेस हमारी हेड ऑफ इनकम को रिड्यूस करता है। लेकिन रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस, ये दो चीजें हमारी टोटल इनकम को रिड्यूस करती है। ये दो चीजें हमारे पास टोटल इनकम को रिड्यूस कर रही होती है। तो आई होप कि मैंने काफी डिटेल में ओवरऑल टैक्स कंपटीशन का फॉर्मेट और इससे रिलेटेड जो करेक्टेड मोडालिटीज या जो डिस्कशन थी वो सारी चीजें इस लेक्चर में कवर की। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।